Hello and welcome in Azure World of Commerce. So dear friends, लास्ट जो पार्ट था हमारा प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशंस, इस पार्ट में हमने प्रपोजल्स एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशंस के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि एक्चुअल में प्रपोजल होता क्या है, एक्सेप्टेंस क्या होती है एंड रिवोकेशंस क्या होता है। तो प्रपोजल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एग्रीमेंट होता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा प्रपोजल माना जाता है। देन उसके बाद प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होती है, और जब ये दोनों मतलब ऐड हो जाते हैं तो हमारा प्रपोजल बन जाता है। और जब प्रपोजल के अंदर हम वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स को ऐड हम कर देते हैं तो हमारा वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हम बात करते हैं रिवोकेशंस की, ठीक है, इसमें बात आ जाती है कि कोई भी प्रपोजल रखा गया है तो जिस पर्सन ने वो प्रपोजल रखा वो प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहता है, या जिस पर्सन ने एक्सेप्टेंस दी है वो अपने एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में कि प्रपोजल को रिजेक्ट किया जा रहा है या एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट किया जा रहा है तो वो हमारा आ जाता है रिवोकेशंस। ठीक है, मतलब कि आगे वो फर्दर प्रपोजल रखने वाला है जो पर्सन वो प्रपोजल नहीं रखना चाहता, या एक्सेप्टेंस देने वाला जो पर्सन है वो अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता, तो देन उस कंडीशंस में क्या माना जाता है कि वो आगे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करना चाहते, वो प्रोसेस को बीच में तोड़ना चाहते हैं, तो उसको रिवोकेशन, जिसको हम खंडन बोल देते हैं, तोड़ देना बीच में। ठीक है, प्रपोजल को बीच में तोड़ देना या एक्सेप्टेंस को बीच में तोड़ देना, वो रिवोकेशन हमारा खंडन कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है हमारा, टूट जाता है कोई भी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है तो बनने से पहले वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें बात आ जाती है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो सबसे पहले क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये लास्ट में हमने पढ़ा था कि भी प्रपोजल क्या होता है, बट वो कंप्लीट कब माना जाता है कोई भी प्रपोजल, जब उसका कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे बात आ जाती है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू वोम इट मेड, जिसके लिए वो बनाया गया है। ठीक है, जिसके लिए वो प्रपोजल बनाया गया है। ठीक है, जब उसके पास वो प्रपोजल पहुंच जाता है, उसकी नॉलेज में वो प्रपोजल आ जाता है, तो माना जाता है कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो चुका है। क्योंकि एक बात आ जाती है कि जब तक आपके माइंड में है कोई भी बात, आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक वो प्रपोजल नहीं माना जाता। ठीक है, तो जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, उसको प्रपोजल को, जो आपके माइंड में है जो थिंग्स, तो तब तक वो हमारा प्रपोजल बनकर कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, तो सेम इसी सेंस में हमारा हम बात कर सकते हैं एक्सेप्टेंस की, कि एक्सेप्टेंस भी क्या है कि आपके माइंड तक कोई भी बात है, आप एग्री हो, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माने जाती। जब तक आप उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आगे नहीं करते तब तक वो हमारी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है हमारी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की भी यही बात आ जाती है कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट तो कर लिया है बट आपने अभी तक कम्युनिकेट उसको नहीं किया है तो वो आपके एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेट जरूर करना पड़ेगा अपने एक्सेप्टेंस को, देन ही वो कंप्लीट मानी जाएगी एक्सेप्टेंस, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा एग्रीमेंट का है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो दो तरीके से हमारी जो एक्सेप्टेंस है उसका कम्युनिकेट हो पाता है। सबसे पहला स्टेप जो आ जाता है एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ठीक है, जिस पर्सन ने प्रपोजल रखा गया है उस पर्सन के विरुद्ध किस तरीके से हमारा क्या है कम्युनिकेशन माना जाता है एक्सेप्टेंस का। यहां पर बड़ी सिंपल सी बात आ जाती है, ये पर्सन है जो जिसने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा था और उस पर्सन को आप अपनी एक्सेप्टेंस देना चाहते हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि एक्सेप्टेंस का वे कौन सा हो जाता है, किस भी तरीके से आपसे जो एक्सेप्टेंस मानी गई है। जैसे मान लेते कि बाय पोस्ट आपसे आपकी एक्सेप्टेंस मानी गई है। ठीक है, जैसे ए और बी दो पार्टी आ जाते हैं। ठीक है, ए वो पर्सन है जिसने प्रपोजल रखा है, बी वो पर्सन है जिसके सामने प्रपोजल रखा गया जो अपनी एक्सेप्टेंस देना चाहता है यहां पर। ठीक है, तो बी ने क्या किया, लेटर जब ए को पोस्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस में लेटर डाल दिया, तो माना गया कि भाई बी ने ए को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। अब बात यह भी आ जाती है कि भाई लेटर ए के पास नहीं पहुंचा, बट नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ कंडीशंस क्या आ जाती है कि बी ने लेटर डाल दिया तो ही मान लिया गया कि ए की तरफ वो एक्सेप्टेंस अपनी दे चुका है। बेशक से लेटर वहां पर जो पोस्ट ऑफिस है वहां से गुम हो जाता, बट कंडीशन क्या रहेगी कि मिस्टर बी ने
जो एड्रेस डाला था वो प्रॉपर तरीके से राइट एड्रेस वहां पर डाल दिया गया था, प्रॉपर टाइम पीरियड में पोस्ट ऑफिस में उसने अपनी तरफ से डाल दिया था, ठीक है। अब मिस्टर ए को वो लेटर मिले या ना मिले, बट मिस्टर बी की तरफ से वो एक्सेप्टेंस यहां पर दे चुका अपने मिस्टर ए के लिए कि मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट यहां पर कर लिया है। तो एक तो इस तरीके से यहां पर क्या है, एज अगेंस्ट द प्रपोजल, जो प्रपोजल है उसके अगेंस्ट यहां पर माना जा सकता है। सेकंड आ जाता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ठीक है। जो पर्सन एक्सेप्ट करने वाला है उस पर्सन के अगेंस्ट किस तरीके से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टेंस का माना जाएगा। यहां पर बिल्कुल इसके अपोजिट बात जाती है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जब इस पर्सन के नॉलेज में वो बात आ जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि प्रपोजल रखने वाला क्या है कि मैंने आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, अब इस पर्सन को वो नॉलेज देना चाहता है, ठीक है। तो जब ये पर्सन, ठीक है, इस पर्सन को लेटर डाल देता है, नहीं माना जाएगा कि इस पर्सन के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो चुकी है। जब इस पर्सन को लेटर मिल जाएगा तब ही इस पर्सन के अगेंस्ट मानी जाएगी कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। यहां पर उल्टा था कि भी लेटर डाल दिया, अब मिले या ना मिले तब भी मान लिया जाता था कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। बट यहां पर क्या है, जब तक लेटर नहीं पहुंच पाता तब तक वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी यहां पर। तो इसमें ये बात आ जाती है यहां पर हमारी, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है, एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। हमारा जो प्रपोजल रखा गया था उसका किस तरीके से रिवोकेशन मतलब कि टूट जाता है प्रपोजल, ठीक है। या बात आ जाती है कि जो हमारे एक्सेप्टेंस थी उसको किस तरीके से यहां पर तोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे बात आ जाती है कि प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम्स, ठीक है, बिफोर द कम्युनिकेशंस ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड, ठीक है। यहां पर बात की गई है कि जो रिवोकेशन है उसका कम्युनिकेशन उस टाइम्स कंप्लीट माना जाता है, ठीक है, कि जब पोस्ट आपने कोई भी लेटर जो आपका है रिवोकेशन का वो आपने पोस्ट कर दिया है, ठीक है, और क्या हो गया उसके बाद वो लेटर अब आप उसको वापस नहीं ले सकते, ठीक है। आपने लेटर को पोस्ट कर दिया रिवोकेशन का प्रपोजल के अगेंस्ट, जो इस पर्सन ने प्रपोजल रखा था, और अब आपकी पहुंच से वो लेटर वापस लेना बाहर हो चुका है, अब वापस नहीं ले सकते, तो माना जा सकता है कि भाई आपका रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल हो चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाता है जी, ठीक है। एज एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम्स बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा कि जिसके पास आपने क्या है रिवोकेशन का लेटर भेजा है, ठीक है, उस टाइम्स कंप्लीट माना जाएगा जब एक्चुअल में वो उसके पास पहुंच चुका है, ठीक है। सेम वही थिंग्स जो अभी आपने पीछे पढ़ी थी प्रपोजल की एक्सेप्टेंस की, यहां पर भी वही बात आ जाती है कि यहां पर तो रिवोकेशंस जो पर्सन जिसने प्रपोजल रखा था उस पर्सन के अगेंस्ट कब माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है कि खंडन करने वाला, ठीक है, मतलब कि जिस पर्सन ने तोड़ा है वो कोई भी प्रपोजल, ठीक है, उस पर्सन के अगेंस्ट तो कब माना जाएगा कि जब पोस्ट आपने कर दिया हो, लेटर पहुंचे या ना पहुंचे तो मान लिया गया, ठीक है। दूसरा आ जाता है यहां पर हम बात करते हैं सेकंड की कि जो रिवोकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन मतलब पाने वाले पर्सन को कि उसकी सूचना पाना है जिस पर्सन को मिलनी चाहिए उस पर्सन के अगेंस्ट कब माना जाएगा, जब एक्चुअल में वो लेटर उस पर्सन के पास पहुंच जाएगा तभी वो माना जाएगा कि एक्चुअल में रिवोकेशन वहां पर उस पर्सन के अगेंस्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद जैसे बात आ जाती है कि भाई हमारा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की भी बात यहां पर इसी तरीके से आ जाती है, ठीक है, कि भी किसी भी समय किया जा सकता है हमारा रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का, बट क्या है कि आपने लेटर आपकी तरफ से कम्युनिकेट हो चुका है और अब यहां पर भी वही सेम थिंग आ जाती है कि अब आपकी पहुंच से वो लेटर लेना वापस लेना बाहर हो चुका है, तो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन यहां पर माना जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोड ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर, कि आपने कोई भी ऑफर रखा था, ठीक है, उसके खत्म होने के उसकी मतलब कि कोई प्रपोजल आपने रखा था तो उसके खत्म होने के या एंड होने के कौन कौन से रीजन माने आ जाते हैं, या भी किस वे से किस तरीके से आप एंड कर सकते हो, ठीक है। दोनों बातें आ जाती है, क्या तो खुद एंड किया जा रहा है या भाई अपने तरीके से अपने आप ही वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो किस किस तरीके से हो जाता है, सबसे पहले बाय नोटिस, ठीक है, कि सूचना के द्वारा कि नोटिस दे दिया जाता है, ठीक है।
दोनों में से कोई भी पर्सन, जिस पर्सन से प्रपोजल रखा है या जो पर्सन के पास ने जिस पर्सन ने एक्सेप्टेंस देनी है, दोनों क्या है, एक दूसरे को नोटिस देकर कि इन फ्यूचर कि हम इस एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं करना चाहते, तो वो क्या है, खत्म कर सकते हैं वहां पर एक दूसरे को नोटिस देकर। तो माना जा सकता है कि प्रपोजल का एंड यहां पर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाय लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम कंप्लीट हो जाना या टाइम खत्म हो जाना। बात आ जाती है कि प्रपोजल रखने वाले ने एक्सेप्टेंस लेने देने वाले के लिए एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया था कि भाई आपके पास एक टाइम है, इस टाइम पीरियड में आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अगर उस टाइम में आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देते तो प्रपोजल को एंड मान लिया जाएगा। यहां पर जैसे बात आ जाती है कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करने की बात आई है तो मान लिया जाता है कि 3 डेज का टाइम पीरियड एक्सेप्टेंस देने वाले को दिया है कि 3 दिन आपके पास है कि आपको अगर लाइक है प्रोडक्ट तो आप परचेज करने का अपना डिसीजन फाइनल करके हमें 3 दिन में बता दीजिए। अदरवाइज हम मान लेते हैं कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अगर 3 दिन के बाद वो पर्सन अपनी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो मान लिया जाता है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पर मतलब उसके बाद 3 दिन के बाद अगर वो रिजेक्ट की बात अगर बोल रहा है तो वो नहीं माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि ए और बी के बीच में एक प्रपोजल रखा है। ए ने मिस्टर बी के पास कि 2000 रुपए में अपनी बाइक बी को सेल करना चाहता है। 3 दिन का टाइम यहां पर दिया गया है मिस्टर बी को कि 3 दिन में आप एग्री करके मुझे बता दीजिए कि बाइक को आप परचेज करना चाहते हो नहीं करना चाहते। तो यहां पर 3 दिन का टाइम यहां पर लिमिट रखा गया कि 3 दिन में अगर आप नहीं बताते तो मान लिया जाएगा कि बी ए की बाइक को परचेज करने के लिए यहां पर एग्री हो चुका है। अब बात आ जाती है कि 3 दिन के बाद अगर बी बोलता है कि मैं यहां पर परचेज नहीं करना चाहता आपकी बाइक को, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए के को पावर मिल जाती है कि भाई आपके पास 3 दिन का टाइम था, अब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते यहां पर मेरे प्रपोजल को, अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां पर 2 राइट यहां पर ए को मिल जाते हैं, या तो खत्म कर सकता है उस प्रपोजल को या भाई उसको कंप्लीट भी करवा सकता है मिस्टर बी से। अगर खत्म करता है मिस्टर ए, बी यहां पर खत्म कर देता है तो ए को कुछ रेमेडीज यहां पर मिस्टर बी से प्राप्त करने का राइट, मतलब कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का राइट भी यहां पर मिस्टर बी से ए को मिल जाता है यहां पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल प्री कंडीशन, मतलब कुछ प्री कंडीशंस लगाई गई थी प्रपोजल के टाइम, वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी एक्सेप्टेंस देने वाले को। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो प्रपोजल को कंप्लीट नहीं माना जाता, प्रपोजल खत्म हो जाएगा यहां पर। जैसे एक बात आ जाती है कि भाई जिस पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस देनी है उसको ये बोला गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रखा गया, यही मान लेते हैं कि 2000 रुपए में बाइक को सेल करना है, बट मिस्टर ए ने बी को बोला है कि आपको एडवांस 200 रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे, प्री कंडीशन है ये, तब जाकर ही हम मानेंगे कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहां पर बी अगर इसको मान लेता है, अगर 200 रुपए एडवांस जमा करवा देता है तो प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज प्रपोजल रिजेक्ट यहां पर मान लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाय डेथ ऑफ इनसेनिटी ऑफ प्रपोजल। ठीक है, मतलब क्या बात आ जाती है कि या तो उसके पागल हो जाने पर या उसकी डेथ हो जाने पर, ठीक है, प्रपोजल जिसने प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल रखा जिस पर्सन ने, अब सीधी सी बात आ जाती है कि जो प्रस्ताव रखने वाला ही पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भाई ऑब्वियस है कि भाई स्वीकार करने वाला बचा ही नहीं, मतलब कि स्वीकृति लेने वाला बचा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो तब भी अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट पर जो प्रपोजल रखा है वो यहाँ पर खत्म मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है बाय काउंटर प्रपोजल। लास्ट टॉपिक्स में हमने ये बात क्लियर की थी, काउंटर प्रपोजल मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि कोई भी प्रपोजल रखा गया, ए ने बी के सामने एक प्रपोजल रखा गया, ए ने बोला कि आप 300 रुपए में मेरी वॉच को परचेज कर लीजिए, बी ने बोला कि मैं 300 रुपए में नहीं, मैं 200 रुपीज में आपकी वॉच को परचेज कर सकता हूं, आप एग्री हो तो मुझे सेल कर सकते हो इतने में। बट ये बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ 300 रुपए में ही इसको सेल करूंगा, मैं 200 रुपए में सेल नहीं करूंगा। तो दोनों अपनी अपनी बातों पर रहे, दोनों का एक म्यूचुअल डिसीजन नहीं हो पाया। तो यहां पर क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो प्रपोजल रखा था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि एक्सेप्टेंस ए बी है वो 200 रुपए में देना चाहता था और ए कितने में लेना चाहता था, ए 300 में यहां पर लेना चाहता था। तो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो पाया यहां पर। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि बी के माइंड में एक बात आई कि 300 रुपए से कम में मुझे ऐसी वॉच नहीं मिल सकती। तो फिर क्या है
बी दोबारा ए को बोलता है कि आप मुझे इस वॉच को सेल कर दीजिए, बट यहां पर क्या हो गया, पहले वाला जो प्रपोजल रखा गया था वो खत्म हो चुका है। अब दोबारा जो होता है उसको काउंटर प्रपोजल यहां पर माना जाता है। अब क्या होगा, बी ए के सामने प्रपोजल रखेगा, ठीक है, कि मैं आपकी वॉच को 300 रुपए में परचेज करना चाहता हूं। पहले सेल की बात थी, अब बी क्या है, परचेज करना चाहता है, तो प्रपोजल रखा है। अब ए के ऊपर है कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। अब ए एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रपोजल बन जाता है और वो क्या हो जाता है, हमारा काउंटर प्रपोजल माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो गया, पहले वाला प्रपोजल क्या है, जब दोनों एक पॉइंट पर एग्री नहीं हुए तो प्रपोजल खत्म मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नोट बीइंग एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ प्रिस्क्राइब, ठीक है। जो आपको प्रिस्क्राइब्ड वे बताया गया था उस वे से अगर आप प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते देन तब भी आपका प्रपोजल खत्म मान लिया जाता है। जैसे बात मानने आ जाती है कि भी प्रपोजल बाय पोस्ट ही सिर्फ एग्री हो मतलब कि एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप बाय पोस्ट नहीं अपने प्रपोजल के एक्सेप्टेंस आप मुझे दोगे, जैसे ये बोल देता है और बी का सामने जो प्रपोजल रखा गया है, इन्हें बोला कि भाई बी आप मुझे एक्सेप्टेंस दोगे सिर्फ बाय पोस्ट, अगर बाय पोस्ट आप दोगे तो एक्सेप्ट माना जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो प्रपोजल खत्म मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑन द डेथ और इंसेंटिव ऑफ एक्सेप्टर। अब एक्सेप्ट करने वाले की अगर डेथ हो जाती है तो देन उस कंडीशंस में भी क्या है, प्रपोजल अपने आप ही यहां पर खत्म मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कांट सू, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि अनुबंध से अपरिचित व्यक्ति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि अनुबंध से अपरिचित व्यक्ति कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट होता कौन है। जैसे बात आ जाती है कि दो पार्टी हैं, ठीक है, जिनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है यहां पर, ठीक है। जैसे बात आ जाती है ए और बी, ठीक है, दो पार्टी है, इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है कि ए 20,000 रुपए में अपनी बाइक मिस्टर बी को सेल करना चाहता है, ठीक है। इनके अलावा जितने भी पर्सन्स हो जाते हैं, सी डी ई कोई भी अदर पर्सन, वो सारे क्या माने जाते हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर माने जाते हैं, ठीक है। इन केस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है, ए कंप्लीट नहीं कर पाता या बी कंप्लीट नहीं कर पाता तो दोनों को ही राइट मिलते हैं यहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ए को बी के ऊपर राइट मिल जाता है और बी को ए के ऊपर राइट मिल जाता है। ए अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करता तो मिस्टर बी ए के अगेंस्ट केस कर सकता है, या बी नहीं कर सकता तो मिस्टर ए बी के अगेंस्ट केस कर सकता है। मतलब थर्ड पार्टी कोई भी जितने भी आ जाते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर यहां पर माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कांट सू, मतलब जितने भी स्ट्रेंजर पर्सन हो जाते थर्ड पार्टी, उनको किसी भी टाइप्स का कोई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट यहां पर नहीं मिलता, ठीक है। राइट सिर्फ किनको मिलता है, जिनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल रखने वाला आ जाता है या एक्सेप्टेंस देने वाला हो जाता है, सिर्फ वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट में राइट रखते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम आ जाने के बाद या जो मतलब कि कंसिडरेशन मिलता है वो कंसिडरेशंस भी इन दोनों पार्टी को ही यहां पर मिल जाता है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का, ठीक है। उस केस में भी यही बात आ जाती है कि जो गौरी दत्त हो जाता है वो क्या है, वो स्ट्रेंजर माना जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो प्रपोजल रखा था वो गौरी दत्त के पास बाद में रखा गया था, ठीक है। क्योंकि गौरी दत्त तो लालमन शुक्ला के भतीजे को ढूंढने के लिए चला जाता है, बाद में नाम रखा जाता है, तो गौरी दत्त क्या है, वो उस प्रपोजल के लिए यहां पर स्ट्रेंजर माना जाता है, बाद में ढूंढकर वही ले आता है, ठीक है। मतलब भतीजे को ढूंढकर वही ले आता है, बाद में उसको पता लगता है कि नाम घोषित किया गया था तो वो केस करता है, बट कोर्ट ये डिसीजन दे देता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर थे तो आपको राइट यहां पर नहीं है, ठीक है। आप किसी भी टाइप्स का कोई केस नहीं रख सकते यहां पर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसमें एक्सेप्शंस ऑफ द रूल। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, मतलब कि क्या है, थर्ड पार्टी भी क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मतलब स्ट्रेंजर होते हुए केस करने का राइट यहां पर रखते हैं। वो कुछ एक्सेप्शन केस आ जाते हैं, अपवाद जिसको बोलते हैं। सबसे पहला आ जाता है बेनिफिशियरी इन ट्रस्ट एग्रीमेंट, ठीक है। ट्रस्ट के एग्रीमेंट में बेनिफिशियरी ट्रस्टी जिसको हम बोल देते हैं, क्योंकि ट्रस्ट और ट्रस्टी में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो ट्रस्टी होता है वो ट्रस्ट के लिए ही काम करता है यहाँ पर, ठीक है। ट्रस्ट के लिए सारी मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, ठीक है। तो आगे भी क्या है, फर्दर केस का भी राइट सिर्फ ट्रस्टी को ही मिलता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कोई डोनेशंस की बात आ जाती है वो ट्रस्ट को दिया जाता है, ना कि ट्रस्टी को, ठीक है।
ट्रस्ट के नाम से ही पर्ची कटती है जी, जितने भी मतलब कि डोनेशन दिए जाते हैं, कुछ भी चंदा दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन दिया जाते हैं, ठीक है। बट क्या है, केस करने का राइट किसको मिलता है? ट्रस्टी को मिलता है। ट्रस्टी क्या है, यहां पर स्ट्रेंजर माना जाता है, बट ट्रस्ट के लिए वो केस करने का राइट रखता है। तो एक तो ये एक्सेप्शनल बन जाता है यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैरिज एग्रीमेंट ऑफ ए माइनर, ठीक है। कोई भी माइनर पर्सन है, उसकी मैरिज के लिए उनकी फैमिली ने कोई भी एग्रीमेंट रखा है। उस एग्रीमेंट में क्या है, अगर माइनर के अगेंस्ट वो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो माइनर पर्सन केस करने का राइट यहां पर रखता है, ठीक है। अब माइनर तो वैसे तो क्या है कि मान लो ए और बी, ठीक है, मतलब कि गर्ल्स फैमिली हो जाती है और बॉयज फैमिली हो जाती है, ठीक है, जिनके लिए वो क्या है, मैरिज के लिए वो यहां पर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। एग्रीमेंट इनके बीच बन रहा है, गर्ल्स और बॉय फैमिली के बीच में, गर्ल्स और बॉयज ही आ जाते हैं यहां पर, ठीक है, इनके बीच नहीं कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है। बट क्या है, ये जो पहले एग्रीमेंट बनते टाइम कुछ कंडीशंस लगा देते एक दूसरे के ऊपर और पूरी नहीं कर पाते, तो ये दोनों पर्संस, ठीक है, गर्ल्स और बॉय, इनके ऊपर केस डालकर वो कंडीशन इनसे फुलफिल करवा सकते हैं। जैसे बात आ जाती है कि भाई ए और बी, गर्ल्स और बॉय फैमिली के बीच एक एग्रीमेंट बना कि मिस्टर सी जो लड़की है, मिस सी जो लड़की है, कि भाई लाइफ टाइम तक उसको कुछ पैसा दिया जाएगा। बट यहां पर क्या हुआ, बाद में वो देने से मना कर देते हैं, तो यहां पर राइट मिल जाता है सी को कि वो इनके ऊपर केस डालकर जितना भी रुपया वो देना चाहते हैं तो वो रुपया यहां पर ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द फैमिली को ही सारे राइट यहां पर मिले होते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली के लिए ले जाते हैं, के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। बट क्या है यहां पर, उसके बाद सभी को पार्ट्स किनको मिल जाता है, पूरी फैमिली को यहां पर मिल जाता है यहां पर पार्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी यही बात आ जाती है, ठीक है। किसी भी की मतलब कि कोई भी फैमिली मेंबर हो जाता है कि मान लो कोई भी माइनर पर्सन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, उसकी शादी के लिए कोई भी एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, अगर वो पूरा नहीं हो पाता तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके ऊपर वो पर्सन यहां पर केस डालने का राइट रखता है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है शेयर होल्डर ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब प्रतिफल का भाग लेने वाला। अब शेयर होल्डर ऑफ कंसिडरेशन मतलब बात आ जाती है कि ए और बी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट बना, कंसिडरेशन इनको मिलेगा। कई बार क्या हो जाता है कि कुछ कंसिडरेशन पार्ट में डिवाइड होता है, उसका कोई हिस्सा किसी के पास होता है, कोई हिस्सा किसी के पास होता है, उनको जोड़ेंगे सभी को, देन वो एक हिस्सा कंप्लीट माना जाता है। जैसे बात आ जाती है कि बाइक के डॉक्यूमेंट किसी के पास और रखे हुए, ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता है कि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होते तब तक सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा माना जाता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि यहां पर क्या है, डिफरेंट पर्संस के पास शेयर होते हैं तो उनको भी अलग अलग तरीके से कंसिडरेशन यहां पर मिला होता है, तो वो भी यहां पर मतलब केस करने का राइट यहां पर रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में क्या होता है कि भाई प्रिंसिपल के लिए एजेंट यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। अब एजेंट क्या है, प्रिंसिपल के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहा है, ठीक है। अब एजेंट के बीच में और किसी अदर पार्टी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बट किसके लिए बनता है, प्रिंसिपल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि केस करने का राइट, एजेंट को राइट नहीं मिलता, केस करने का राइट मिलता प्रिंसिपल को, ठीक है। लेकिन बनाया किसने था, एजेंट ने, और थर्ड किसी भी अदर पर्सन ने। ये एजेंट है किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का काम कर लेता, लेकिन बनता किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एजेंट केस नहीं डालेगा, प्रिंसिपल केस डालेगा। यहां पर क्या था, प्रिंसिपल पहले स्ट्रेंजर था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ये बनाने जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंजर होते हुए ये इन फ्यूचर केस करने का राइट यहां पर रखता है, ठीक है। सो थैंक यू, please like, subscribe, share my channel Edu World of Commerce. Don't forget to press the bell icon to get new update. Thank you.